India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंड अप। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में 8 हाई कोर्ट के लिए 36 न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है, जो न्यायिक नियुक्ति प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सिफारिश में मध्य प्रदेश और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के लिए 10-10 न्यायाधीश, तेलंगाना और गुवाहाटी हाई कोर्ट के लिए 4-4 न्यायाधीश, दिल्ली हाई कोर्ट के लिए 3 न्यायाधीश, राजस्थान और पटना हाई कोर्ट के लिए 2-2 न्यायाधीश और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के लिए 1 न्यायाधीश शामिल है। कॉलेजियम ने जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है, उनमें विभिन्न हाई कोर्ट के लिए वकील और न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति से हाई कोर्ट की कार्रवाई में सुधार होगा और न्यायपालिका की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए न्यायाधीशों के नाम हैं: दिल्ली हाई कोर्ट के लिए शैल जैन, मधु जैन और विनोद कुमार। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट वीरेंद्र अग्रवाल, मनीष कुमार, प्रमोद गोयल, शालिनी सिंह नागपाल, अमरिंदर सिंह ग्रेवाल, सुभाष मेहरा, सूर्य प्रताप सिंह, रुपिंदरजीत चहल, आराधना सावहनी और यशवीर सिंह राठौर। तेलंगाना हाई कोर्ट गौस मीर मोहिउद्दीन, चलपति राव सुद्दला, वकीती रामकृष्ण रेड्डी और गडी प्रवीण कुमार। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट तुहीन कुमार गेडेला, गुवाहाटी हाई कोर्ट प्रांजल दास, संजीव कुमार शर्मा, अंजान मोनी कलिता और राजेश मजूमदार। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पुष्पेंद्र यादव, आनंद सिंह बहरावत, अजय कुमार निरंकारी, जय कुमार पिल्लई और हिमांशु जोशी। पटना हाई कोर्ट अजीत कुमार और प्रवीण कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। यह एफआईआर लीलावती अस्पताल मुंबई द्वारा दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि जगदीशन ने चेतन मेहता समूह को लाभ पहुंचाने के लिए वित्तीय सलाह देने के लिए 2.05 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह मामला पहले से ही 14 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की पीठ ने याचिकाकर्ता के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, लेकिन कहा कि इस स्तर पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। चेतन मेहता समूह को लाभ पहुंचाने के लिए वित्तीय सलाह देने के लिए 2.05 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 406, 409 और 420 के तहत दर्ज की गई है, जो धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और संबंधित अपराधों से संबंधित है। जगदीशन की याचिका में 3 न्यायाधीशों के निषेध के कारण देरी हुई है और अगली सुनवाई 14 जुलाई को निर्धारित की गई है। याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया और जगदीशन को बॉम्बे हाईकोर्ट में मामला उठाने की सलाह दी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ठेका प्रोसिक्यूटर के नियमितीकरण की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ठेका प्रोसिक्यूटर के रूप में नियुक्ति एक विशिष्ट प्रकार की सेवा है जो नियमित नियुक्ति से अलग है। याचिकाकर्ता ठेका प्रोसिक्यूटर के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि वे लंबे समय से सेवा में हैं और उनके पास आवश्यक योग्यता है, इसलिए उनकी सेवाओं को नियमित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ठेका प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति एक विशिष्ट प्रकार की सेवा है। कोर्ट ने कहा कि ठेका प्रोसिक्यूटर के रूप में नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए होती है। इसमें नियमित नियुक्ति के समान अधिकार नहीं होते हैं। ठेका प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति एक विशिष्ट प्रकार की सेवा है जो नियमित नियुक्ति से अलग है। इसमें मांग की जाती है कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की मांग की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट का निर्णय। कोर्ट ने कहा कि ठेका प्रोसिक्यूटर के रूप में नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए होती है और इसमें नियमित नियुक्ति के समान अधिकार नहीं होते। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल हमीद को भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत अग्रिम जमानत प्रदान की है। कोर्ट ने यह फैसला उत्तर प्रदेश सीआरपीसी संशोधन अधिनियम 2018 के निरस्त होने के आधार पर की है, जो इस मामले में प्रासंगिक था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चूंकि उत्तर प्रदेश सीआरपीसी संशोधन अधिनियम 2018 को निरस्त कर दिया गया है, इसलिए अब इस मामले में नए प्रावधान लागू होंगे। कोर्ट ने अब्दुल हमीद को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि उन्हें जांच में सहयोग करना होगा और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना होगा। अब्दुल हमीद को बीएनएस के तहत अग्रिम जमानत दी गई है। उत्तर प्रदेश सीआरपीसी संशोधन अधिनियम 2018 का निरस्त होना, कोर्ट ने इस अधिनियम के निरस्त होने को इस मामले में महत्वपूर्ण माना। हालांकि कुछ शर्तें भी हैं। अब्दुल हमीद को जांच में सहयोग करने और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने की शर्त पर अग्रिम जमानत दी गई है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीजेपी सांसद के सुधाकर के खिलाफ 48 करोड़ रुपए नकद वसूली मामले में मुकदमे पर रोक लगा दी है। यह मामला कथित तौर पर अवैध नकदी वसूली से संबंधित है, जिसमें सुधाकर के खिलाफ जांच चल रही थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में सुधाकर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। कोर्ट ने मामले की जांच और आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है, जब तक कि आगे के आदेश नहीं आते। मुकदमे पर रोक। हाईकोर्ट ने सुधाकर के खिलाफ मुकदमे पर रोक लगाई है। 48 करोड़ रुपए नकद वसूली मामला। यह मामला कथित तौर पर अवैध नकद वसूली से संबंधित है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुधाकर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने से इनकार कर दिया है। हिंदू पक्ष को झटका लगा है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की बेंच ने आज यह फैसला सुनाया है। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने कोर्ट से मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में
फैसले पर सबकी नजर थी। अदालत ने हिंदू पक्ष को झटका देते हुए इस अर्जी को खारिज कर दिया। इसमें मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की याचिका खारिज कर दी गई है। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने मासरे आलमगिरी से लेकर मथुरा के कलेक्टर रहे FS ग्राउस तक के समय में लिखी गई इतिहास की पुस्तकों का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि वहां पहले मंदिर था और मस्जिद होने का कोई साक्ष्य ईदगाह मस्जिद पक्ष न्यायालय में पेश नहीं कर सका है। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने इतिहास की पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा था कि वहां पहले मंदिर था। उन्होंने कहा वहां पर मस्जिद होने का कोई साक्ष्य आज तक नहीं मिला। न खसरा खतौनी में मस्जिद का नाम है, न नगर निगम में उसका कोई रिकॉर्ड, न कोई टैक्स दिया जा रहा है। बिजली चोरी की रिपोर्ट भी शाही ईदगाह प्रबंध कमेटी के खिलाफ हो चुकी है। फिर इसे मस्जिद क्यों कहा जाए? इसलिए मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किया जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद केस के मंदिर पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने हाईकोर्ट में 5 मार्च 2025 को मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किए जाने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्र के न्यायालय में इस प्रार्थना पत्र पर बहस पूरी हो गई। बहस के दौरान सभी हिंदू पक्षकारों ने महेंद्र प्रताप सिंह की दलीलों का समर्थन किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वाराणसी कोर्ट के समक्ष अपना जवाब दाखिल किया। गांधी इसमें अमेरिका की यात्रा के दौरान सिखों के बारे में कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली पुनरीक्षण याचिका का विरोध किया गया। MP MLA कोर्ट के समक्ष दायर लिखित जवाब में गांधी ने कहा कि नागेश्वर मिश्रा द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका राजनीति से प्रेरित है। उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। खुद को सच्चा देशभक्त बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सिख समुदाय सहित सभी धर्मों और समुदायों के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान है। उनकी टिप्पणी वास्तव में सिख समुदाय के हित में और उनके योगदान को उजागर करने के लिए थी। गांधी ने तर्क दिया, अमेरिका यात्रा के दौरान दिया गया बयान विशेष समुदाय यानी सिखों पर पूरे विश्व में हो रहे अत्याचारों के संबंध में है, जो सिख समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि सिख समुदाय के सम्मान और उनके हित में दिया गया और भारत के बाहर दिया गया। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे सिख समुदाय का अपमान हुआ हो या उक्त समुदाय के किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंची हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिससे समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा हो और न ही उनके शब्दों के पीछे कोई आपराधिक इरादा था। गांधी ने अपने जवाब में तर्क दिया, उपरोक्त समाचार को भारत के 140 करोड़ नागरिकों ने देखा और सुना, लेकिन संशोधनवादी को छोड़कर किसी अन्य भारतीय को इससे कोई सरोकार नहीं था, जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त समाचार या बयान में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। गांधी ने आगे कहा कि शिकायत राजनीतिक दुर्भावना से उत्पन्न हुई और उनके खिलाफ कानून के तहत कोई अपराध नहीं बनता। उनके जवाब में यह भी कहा गया कि भारत के बाहर किए गए कथित अपराध के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 208 के प्रावधान में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना भारत में ऐसे किसी अपराध की जांच या सुनवाई नहीं की जा सकती। पिछले साल मिश्रा द्वारा एक याचिका दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि गांधी ने अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान यह कहते हुए आपत्तिजनक बयान दिया कि भारत में सिखों के बीच असुरक्षा का माहौल है। उनकी याचिका में आरोप लगाया गया कि यह बयान उकसावे वाला था और ऐसा करके वह लोगों को अपने राजनीतिक हितों के लिए लड़ने के लिए उकसा रहे थे। उनकी याचिका को अदालत ने 28 नवंबर 2024 को खारिज कर दिया था, जिसके बाद मिश्रा ने तत्काल पुनर्विचार याचिका दायर की, जिस पर पहले गांधी को नोटिस जारी किया गया था। संगमेश बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। आरोप था कि याचिकाकर्ता ने एक टेंडर में भाग लिया था जिसमें
फिक्स्ड डिपॉजिट की रसीद जमा करनी थी, लेकिन बाद में पता चला कि रसीद जाली थी। इस आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता पर जाली फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद जमा करने का आरोप था। याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 318 भाग 4 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाली फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद का आरोप गंभीर है और इस आधार पर अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है। इस मामले की ज्यादा जानकारी लेने के लिए हम जुड़ेंगे इंडिया लीगल रिसर्चर हर्ष माहेश्वरी से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, स्वागत है आपका। इस पूरे केस के बारे में वैसे कौन से प्रमुख हाइलाइट्स रहे जो लोगों को जानना और समझना चाहिए? जी बिल्कुल। तो इस केस के अंदर सबसे पहले जब पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि ये जो एलिगेशन है सेक्शन 318 का, ये बहुत सीरियस है और इसके अंदर जांच पड़ताल की बहुत ज़रूरत है। तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जब केस को सुना तो बोला कि एंटीसिपेटरी बेल आपको हम क्यों नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम एंटीसिपेटरी बेल नहीं दे सकते हैं क्योंकि जो एलिगेशन है बहुत सीरियस हैं और उसके अलावा उसके अंदर जो इनके ऊपर जो पिटिशनर है उनके ऊपर ऑलरेडी जो प्रीवियस क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा हैं कि हम एंटीसिपेटरी बिल का ग्राउंड ही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिसके अंदर उनकी एंटीसिपेटरी बिल को रिजेक्ट किया था, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मेंटेन किया और कहा कि इसकी प्रॉपर जांच पड़ताल होनी चाहिए, इसलिए जो एंटीसिपेटरी की बेल है वो हम डिसमिस करते हैं। बहुत शुक्रिया हर्ष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी को दर्शकों के साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। और अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के क्या कुछ नियम कानून हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु उसकी खुद की गलती से रोड एक्सीडेंट से हो जाती है तो क्या उसकी फैमिली मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कंपनसेशन के लिए हकदार होगी? तो आइए हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मोटर व्हीकल एक्ट के बड़े इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के अंदर। तो सेक्शन 166 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इस चीज़ की बात करता है कि जब मृतक की मृत्यु उसकी खुद की गलती से नहीं हुई है तभी फैमिली को कंपनसेशन मिलेगा। पर इस केस के अंदर जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जी नंगरत्ना वर्सेस जी मंजूनाथा के केस में, जो मृतक की मृत्यु हुई थी वो उनकी खुद की गलती से हुई थी, तो इसलिए सेक्शन 166 जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा और फैमिली को जो कंपनसेशन है वो नहीं मिलेगा। डू फॉलो अस फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.